आज हम समाजशास्त्र में पढ़ने के लिए एक नए टॉपिक सोशल ग्रुप की शुरुआत करते हैं। सोशल ग्रुप समाजशास्त्र समूह, सामाजिक समूह। इसमें हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स आदि का बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम समाजशास्त्र को, सामाजिक ग्रुप को देखेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं सामाजिक ग्रुप की। सामान्यतः समूह का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है, लेकिन उस समूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि व्यक्तियों के समूह को हम समूह नहीं कह सकते जब तक कि उन व्यक्तियों में सामाजिक संबंध, चेतना नहीं पाई जाए। चेतना के अभाव के कारण परस्पर संबंध स्थापित नहीं होते और समूह के लिए एक जैसे उद्देश्य, अंतःक्रिया, इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन यानी संचार होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात जिन समय दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य और स्वार्थ की पूर्ति के लिए परस्पर संबंध का निर्माण करते हैं, अपने व्यवहार को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, तो उसे समूह का निर्माण कहते हैं। जैसे कि हम परिवार में जन्म हुआ हमारा, पर परिवार तो हमने प्रारंभिक तौर पर हमें सामाजिकरण करते हुए हमें सिखाया जाता है, लेकिन जब हम अपनी स्कूल की जर्नी पे जाते हैं तो हमने देखा कि हम अपनी फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें किसी की बात पसंद आती है, किसी की बात पसंद नहीं आती। इस प्रकार हमें जिसके साथ कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है उसके साथ हम लेना देना करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और हमारे कोई कुछ मोटिव होते हैं, उनसे इंटरेक्शन करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि हम अपनी पढ़ाई में हेल्प के लिए किसी दूसरे से बात करते हैं। इस प्रकार हमारा धीरे धीरे एक सर्कल बनता जाता है, उस प्रकार हमारा फ्रेंड सर्कल बन जाता है, एक तरह से समूह का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक कि सभी बच्चों को हम समूह नहीं कह सकते हैं, बट एक अलग मोटिव के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में इंटरेक्शन करें तो देखेंगे कि एक फ्रेंड सर्कल, एक फ्रेंड का ग्रुप बन जाता है, जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, हर बात शेयर करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक समूह का निर्माण हो गया। इस प्रकार समाज में कई प्रकार के समूह का निर्माण होता है। आगे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग डिफाइन किया है, जिसमें से बोगार्ट्स और जॉनसन वे समाजशास्त्री जिनका मानना था कि समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों का नहीं अपितु समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार इन दोनों ने समूह को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। सामाजिक समूह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, जिनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार बोगार्ट्स ने कहा था कि समूह का निर्माण होता है। वहीं जॉनसन ने कहा था कि समूह व्यक्तियों के आपसी सहयोग से बनता है, सहयोग को इम्पोर्टेंस माना है। इनके कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड से आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे कि कूले ने व्यक्ति और समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं। सापिर ने स्वार्थ, कोई ना कोई स्वार्थ उस सदस्यों के समूह को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। कोई ना कोई अपने ग्रीडनेस होती है जो हमें एक दूसरे के समूह का सदस्य बनाए रखती है। चाहे पारिवारिक तो हम स्वार्थ नहीं देख सकते, लेकिन हम आर्थिक समूह में, इकोनॉमिक ग्रुप में अपना स्वार्थ देख सकते हैं। ओकबर्न निमकोम ने कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं और प्रभावित करते हैं। मेकाइवर पेज ने कहा था कि समूह संबंधों का निर्माण समूह को ही संबंधों की व्यवस्था माना है। फीचर ने बताया कि समूह सामाजिक व्यक्तियों के रचित निरंतर समूह है, जो मानव के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आदर्श और मूल्यों से बंधा होता है। इनके कुछ मॉरल्स बनते हैं और कुछ वैल्यूज बनते हैं, जो समूह को रूल्स फॉलो करने की हेल्प करते हैं। गिटलर ने समय स्थान को महत्वपूर्ण माना है। वहीं गिलिन ने समूह में व्यक्तियों के परस्पर अर्थपूर्ण उत्तेजना और प्रत्युत्तर को होना आवश्यक माना है। मैरिट और एल्ड्रिज ने बताया कि लंबी अवधि तक संचार होना समूह के लिए आवश्यक है। सैंडरसन ने बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति उन व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच में मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया के निश्चित प्रतिमान पाए जाते हैं। इस प्रकार समूह का निर्माण होता है। समूह के निर्माण के आधार में सोरोकिन और जिम्मरमैन ने 14 आधार बताए हैं।
14 बताने के पीछे इनका और वीर स्ट्रीट ने 5 आधार बताए हैं अपनी बुक सोशल एंड सोशल ऑर्डर में। सोशल ऑर्डर में इन्होंने 5 आधार बताए हैं: आयु, लिंग, परिवार, प्रजाति एंड व्यवसाय के आधार पर बने समूह। मर्टर ने 26 आधार को समूह के निर्माण के लिए आवश्यक बताया कि 26 आधार है। 26 आधार इकोनॉमी के आधार हो सकते हैं, आयु के आधार पर समूह बन सकते हैं, मित्र मंडली के आधार पर समूह बन सकते हैं, या पड़ोस के आधार पर समूह बन सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने नातेदारी के आधार पर समूह, इस प्रकार उन्होंने 26 आधार बताए हैं। विलियम जे गुडे ने 12 आधार, गुरविच और मुरे ने 15 आधार बताए हैं। समूह के निर्माण के तत्व में मर्टन ने बताया कि व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी पर्सन एक एंटिटी होना आवश्यक है, व्यक्ति होना आवश्यक है, उसके बीच में अंतःक्रिया होना आवश्यक है, और वी फीलिंग्स के द्वारा ही एक समूह बन सकता है। इन तीनों को इम्पोर्टेंट बताया है। इन्होंने 2 पक्ष बताए हैं, एक व्यक्तिपरक पक्ष, एक वस्तुपरक पक्ष। व्यक्तिपरक पक्ष का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को समूह का सदस्य मानता है। वस्तुपरक पक्ष का अर्थ है कि व्यक्ति ये जानते हैं कि यह व्यक्ति उस अमुक समूह का सदस्य है। इस प्रकार वस्तुपरक समूह में देखा जाता है। गिटलर ने बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष और वीर स्ट्रीट ने चेतना, अंतःक्रिया, संगठन के आधार पर समूह के निर्माण की चर्चा की है कि इन आधार पर समूह बन सकते हैं। आगे हम समूह के प्रकार देखेंगे। समूह को कितने प्रकारों में बांटा गया है। समूह के प्रकार में समूह को 3 प्रकारों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कूले और एंजल्स ने अपनी बुक सोशल इंट्रोडक्शन में 3 प्रकार के समूह बताए हैं: प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह। लेकिन हम इसमें संदर्भ समूह की भी चर्चा पढ़ेंगे। आगे हम प्राथमिक समूह की चर्चा देखें तो प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिसमें हम जन्म लेते हैं, जैसे कि परिवार हुआ, आसपास के हमारे पड़ोस, हमारे फ्रेंड सर्कल। इस प्रकार के हम जो इनको प्राइमरी रूप से हमारे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन के द्वारा हम इनको जानते हैं। सबसे पहले कूले ने 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक थी, इनमें सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह को डिफाइन किया है, जिसमें व्यक्ति आमने सामने के संबंध के रूप में हम की भावना के द्वारा समूह का निर्माण करता है, उसे प्राथमिक समूह कहते हैं। इसमें आमने सामने के संबंध होते हैं, लघु आकार होता है, स्थायित्व होता है, पारस्परिक घनिष्ठता होती है, भावनात्मक स्तर पर हम जुड़े होते हैं, ये समूह का निर्माण करते हैं। कूले ने इसके 3 प्रकार बताए हैं: परिवार, पड़ोस और प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप यानी खेल समूह। इस प्रकार उन्होंने 3P के आधार पर प्राथमिक समूह का प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्तियों का पालना है, प्राथमिक समूह व्यक्तियों का पालना है, वृक्षारोपण की नर्सरी है, और पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही प्राथमिक समूह की विशेषता है। कूले ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। प्राथमिक समूह को अन्य समाजशास्त्रियों ने डिफाइन किया है, जैसे सोरोकी ने बताया कि वे समूह जो सुपरिचित है प्राथमिक समूह कहे जाएंगे। फेरिस ने बताया कि आमने सामने के संबंध ही प्राथमिक समूह बनाने में आवश्यक है। ब्रूम ने बताया कि समाज और व्यक्ति के बीच में जो कड़ी होती है वह प्राथमिक समूह के द्वारा ही पूरी की जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो प्राथमिक समूह के द्वारा ही सबसे पहले जुड़ाव आता है। इस प्रकार वो प्राथमिक समूह में जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति बनने तक, वो समाज से जुड़ने तक वो प्राथमिक समूह से जुड़ा रहता है। लुंडमन ने बताया कि घनिष्ठता और सामान्य व्यक्तिगत ढंग प्राथमिक समूह की विशेषता है। मेकाइवर पेज ने बताया कि लोकाचारों की जन्म स्थली और निष्ठाओं का परिपालक ही प्राथमिक समूह है। फीचर ने एकता की भावना और समान सामाजिक मूल्य ही प्राथमिक समूह का निर्माण करने में सहायक है। वहीं इसकी आलोचना भी की गई है, जैसे क्रोजन और रोजनबर्ग ने बताया कि प्राथमिक समूह में व्यक्ति के भ्रष्टाचार पनपता है, भाई भतीजापन पनपता है, जिसमें व्यक्ति धन को इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने लोगों के प्रति सहानुभूति, अपने लोगों के प्रति समर्पित होता है, और वो अपने व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए सरकार के द्वारा दी गई पॉलिसियों का गलत उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्राथमिक समूह की सबसे आलोचनात्मक विचार है। वहीं किंग्सले डेविस और फेरिस ने बताया कि आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि दुकानदार और ग्राहक के बीच में जब संबंध बनते हैं वो आमने सामने के संबंध होते हैं, लेकिन वो आमने सामने के संबंध होने के बाद भी प्राथमिक समूह नहीं कहा जा सकते, क्योंकि एक उद्देश्य के लिए ग्राहक दुकान के पास गया है, इसे हम प्राथमिक समूह नहीं कह सकते। उनके बीच में आमने सामने के संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन वो प्राथमिक समूह में कैसे आ गए? उनके बीच में घनिष्ठता तो है ही नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं एक तरह से। इस प्रकार सात्विक समूह के लिए किंग्सले देवी ने बताया कि घनिष्ठता होना अति आवश्यक है। आगे हम द्वितीय समूह का बारे में पढ़ें। द्वितीय समूह में बड़ा आकार होता है, आमने सामने के संबंध नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, जानबूझकर निर्माण की गई समितियाँ होती हैं। इनके आपस में विचार विमर्श के बाद निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसको डिफाइन सबसे पहले किंग्सले डेविस होमन्स को जाता है। द्वितीय समूह को डिफाइन किया है किंग्सले डेविस होमन ने। उन्होंने बताया कि वे समूह जो प्राथमिक नहीं है वो द्वितीय कहे जाएंगे। वहीं कूले ने बताया कि प्राथमिक समूह के विरोध में बताया है। इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक नहीं है वो द्वितीय समूह है। किंग्सले डेविस, कूले, पीरस्ट्रीट ने नकारात्मक ढंग से इसको परिभाषित किया है। वहीं कूले और ओगबन और निमकॉप ने बताया कि घनिष्ठता के अभाव में प्राथमिक समूह का घनिष्ठता का अभाव ही प्राथमिक समूह कहे जा सकते हैं। किम्बालेंग ने बताया कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राथमिक समूह का निर्माण होता है। सोरोकिन ने संविदात्मक समूह को प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है। मजुमदार और मदान ने सदस्यों के बीच में सम्मुखी संपर्क नहीं होता, क्योंकि एक तरह से एक व्यक्ति ऑफिस जाता है अपनी आर्थिक क्रिया को पूरा करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, वो किसी उद्देश्य के लिए जा रहा है, वो द्वितीय समूह की श्रेणी में आते हैं। यानी प्राथमिक समूह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय समूह की सहायता ली जाती है। इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पार्सल्स ने बताया कि वेश्या द्वितीय समूह में आती हैं। ये प्राथमिक समूह के लिए सेफ्टी वॉल्व का कार्य करती है। अगर वेश्या नहीं होती तो समाज में अनाचार, अनैतिकता ज़्यादा पनपती, क्योंकि वो एक तरह से वो कंट्रोल करे रखती है व्यक्ति को। चार्ल्स हार्ट कूले ने दो भाग बताए हैं, संस्कृति के आधार पर, संगठित समूह के आधार पर प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह। संस्कृति के आधार पर परिस्थिति समूह, राष्ट्रीय समूह, स्थानीय समूह और स्वार्थ उद्देश्य वाले समूह। परिस्थिति समूह यानी हम जैसी परिस्थिति के आधार पर, हमें जिस प्रकार की परिस्थिति मिली है उस आधार पर हम कार्य करते हैं, उसे परिस्थिति समूह कहते हैं। राष्ट्रीय समूह, हम एक राष्ट्र के सदस्य हैं, ये भी हमारे लिए द्वितीय समूह का कार्य करती है। स्थानीय समूह, हम एक स्थानीय लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। और स्थानीय समूह और स्वार्थ उद्देश्य के आधार पर समूह, यानी अपने स्वार्थ उद्देश्य के आधार पर हम किसी से जुड़ते हैं, वो द्वितीय समूह की आधार है। संगठित के आधार पर जैविक समूह, जैसे आयु, लिंग, जाति, प्रजाति के आधार पर हम एक तरह से प्रजाति के रूप में पहचाने जाते हैं, उसको हम जैविक समूह, संगठित समूह के आधार पर देख सकते हैं। आकस्मिक समूह, हम एक भीड़ के सदस्य हो सकते हैं, एक श्रोतागण हो सकते हैं। इस प्रकार हम द्वितीय समूह में इस प्रकार से हम डिफाइन किए जा सकते हैं, जैविक समूह और आकस्मिक समूह संगठन के आधार पर। बोगार्ड ने बताया कि द्वितीय समूह में बताया गया कि छुओ और जाओ। द्वितीय समूह टच एंड गोल। पीएच लैंडिस ने बताया कि शीत जगत की संज्ञा दी है। घनिष्ठता की कमी से इन्होंने बताया कि इन्होंने शीत जगत की संज्ञा दी है। वहीं इसके महत्व भी हैं। महत्व के बारे में देखें तो हमें इनके महत्व देखने को मिलते हैं। द्वितीय समूह हमारी अनौपचारिक हमारी आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता को पूरा करता है। हमारे प्राथमिक समूह में हमारी जिस प्रकार की ज़रूरत होती है वो हमें द्वितीय समूह से प्राप्त की जा सकती है, जैसे शैक्षणिक आवश्यकताएं हो सकती हैं। इस प्रकार द्वितीय समूह की कई आवश्यकताएं हैं। आगे हम संदर्भ समूह, तीसरे प्रकार के हम संदर्भ समूह की चर्चा करेंगे। जब व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं होता, यदि वह समूह के सदस्य बनने की प्रयास करता है या इच्छा रखता है तो हम उस व्यक्ति को संदर्भ समूह कहेंगे। 1942 में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में सबसे पहले हर्बर्ट हाइमैन ने एक स्कूल के अध्ययन के संदर्भ में संदर्भ समूह का शब्द का प्रयोग किया। बाद में मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में सापेक्षिक हीनता और आकांक्षा के आधार पर
संदर्भ समूह को परिभाषित किया। अब हम इसे एक नज़र में देखें तो सापेक्षिकता यानी कोई व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास एक अच्छी सी स्कॉर्पियो है। अगर हमको स्कॉर्पियो को पसंद करते हैं तो हम उसके संदर्भ में अपने आप को सोचेंगे कि ये काश हम भी उस जगह पे होते, क्योंकि हम उससे वंचित हैं। इस प्रकार हम उसकी आकांक्षा रखते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं और हमें वो चीज़ चाहिए। इस प्रकार हम दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को रखते हैं कि हमें सापेक्षहीनता यानी उस चीज़ की कमी के कारण हमारे पास उस चीज़ की कमी है, इसलिए हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं कि वो चीज़ हमको मिल जाए। इस प्रकार सापेक्षहीनता और आकांक्षा हमारे मन में इच्छाएं हैं। इस प्रकार हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी के विचारों से हम प्रभावित हैं तो हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति का कार्य करेंगे, क्योंकि हम उनके विचारों जैसा अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम आकांक्षा करते हैं कि हम उनके जैसे विचारों को अपनाएं। इस प्रकार मर्टन ने बताया कि सापेक्षहीनता आकांक्षा से संदर्भ जैसे समूह का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह से तात्पर्य कि जिस समूह के सदस्य हम बनना चाहते हैं, हम इच्छा रखते हैं कि हम उस समूह के सदस्य हों, हमारे लिए कोई संदर्भ समूह हो सकता है। वहीं गैर सदस्यता समूह जिसके हम इच्छा नहीं रखते, जैसा हम बनना नहीं चाहते, जैसे हम एक चोर की तरह नहीं बनना चाहते, एक डाकू की तरह नहीं बनना चाहते, जिस समूह की सदस्यता हम प्राप्त नहीं करना चाहते उसे हम गैर सदस्यता समूह कहेंगे। वहीं प्रकार्यात्मक समूह और अप्रकार्यात्मक समूह परिणाम के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। संदर्भ समूह, स्वार्थ समूह, अंतर संदर्भ समूह, बाह्य संदर्भ समूह, बाहुल्य संदर्भ समूह। मुख्यतः सादर्श समूह, तुलनात्मक समूह, अंतःक्रियात्मक समूह। अंतःक्रियात्मक समूह टर्नर ने बताया, जैसे कि आदर्श समूह का तात्पर्य कि जिससे हमारे लिए कोई आदर्श व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी हमारे लिए आदर्श व्यक्ति है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तुलनात्मक समूह का आधार आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करे और उसके जैसा बनना चाहे तो तुलनात्मक समूह कहेंगे। वही संदर्भ व्यक्ति यानी हम उसकी समूह से प्रभावित न होकर उसके विचारों संदर्भ व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति का कार्य कर सकता है। एक समूह नहीं, एक व्यक्ति भी हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति की तरह कार्य कर सकता है। इस प्रकार सेरिफ और जैरी ने बताया कि व्यक्ति अपने समूह के अंग के रूप में संबंधित करता है। व्यक्ति अपने आप को उस समूह के अंग के रूप में देखने की कोशिश करता है। इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ता है। वहीं न्यूकॉम और टर्ने ने व्यक्ति तुलना के आधार पर संदर्भ समूह को देखता है। तुलना के आधार पर दुबे ने नियम और व्यवहार और प्रतिमान मनोवृत्तियों और आदर्शों के आधार पर आदर्श मानकर अपने व्यवहार को ढालने का प्रयास करता है। उसकी मनोवृत्तियाँ, उसके व्यवहार, उसकी मनोवृत्तियाँ, आदर्श मूल्य आदि उससे इम्प्रेस होता है। इस प्रकार अपने आप को उसके अनुसार ढालने के लिए उसके मस्तिष्क से जुड़ जाता है। इस प्रकार समूह का निर्माण करता है। क्लाइनबर्न और जॉनसन ने इसको नेगेटिव और इमेजिनेशन फॉर्म में देखा है कि ये काल्पनिक और नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक व्यक्ति परिस्थिति को लंबवत परिवर्तन करने की इच्छा रखता है। अपने आदर्श और मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके मूल्यों आदर्श से प्रभावित होता है। अपने आदर्श मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके मूल्यों आदर्शों से प्रभावित होता है। वाईपी दामले ने भारत में जो गतिशीलता है वो संदर्भ समूह के रूप में देखी। भारत में हर कोई व्यक्ति अपनी जो वर्ग है, अपनी जो परिस्थिति है उससे ऊंचा उठना चाहता है। इस प्रकार वो अपने आप को ऊंचा उठा देखना चाहता है। वहीं एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के आधार पर संदर्भ समूह को परिभाषित किया है कि एक जाति दूसरी जाति के अनुकरण करती है। इस प्रकार उनके लिए वो संदर्भ समूह का कार्य करता है। वेबर ने संदर्भ समूह को अप्रत्यक्ष उल्लेख किया है, जिसने उसने व्यक्ति का खुद का समूह ही उसके लिए संदर्भ समूह का कार्य करता है। जैसे कि कोई रईस बाप की औलाद, कोई रईस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे अपने ही पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनकी तरह ही आगे लाइफ जीना चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने बिगड़े हुए रईस की संज्ञा दी है। ओवन लीच ने दी पॉलिटिक और अनटचेबिलिटी में आगरा के जाटों में अस्पृश्यता
कैसे परिवर्तन का अध्ययन किया। ओवन लीच ने सर्वप्रथम मर्टन के संदर्भ समूह को भारत में परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आगरा के जो जाट हैं वो अस्पृश्यता के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया था उन्होंने। संदर्भ समूह में व्यक्ति किसी व्यक्ति से तुलना करके अपनी स्थिति ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। ये एक अच्छी विशेषता है देखा जाए तो, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं। इसमें व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस विकास के लिए संदर्भ समूह को अपनाता है। इस प्रकार कई समाजों में संदर्भ समूह को देखा जा सकता है। आगे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समूह के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जैसे कि मेकाई और पेज ने क्षेत्रीय समूह, जिसमें गांव, नगर, प्रांत, राष्ट्र, इस प्रकार क्षेत्रीय समूह बनते हैं। हितों के प्रति चेतन समूह जिनका एक संगठन है, उस प्रकार के समूह की चर्चा की है। हितों के प्रति चेतन समूह जिसका संगठन नहीं है, जैसे आयु समूह, लिंग समूह, हितों के प्रति चेतन तो है लेकिन उनका संगठन नहीं है। वार्ड ने ऐच्छिक समूह, अनिवार्य समूह की बात की है। ऐच्छिक समूह जिसके हम सदस्य अपनी इच्छा से बनते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस के सदस्य समूह, किसी ऑफिस में कर्मचारी का पद प्राप्त करने के लिए हम अपनी इच्छा से अपना पद चुनते हैं। वहीं अनिवार्य समूह जो हम प्रारंभ में उसके अनिवार्य रूप से सदस्य बनते हैं, जैसे परिवार, रिश्तेदार, नातेदार। वीरस्टेट सांख्यिकी सामाजिक और समितीय मूलक समूह की चर्चा की है। सांख्यिकी समूह में जिसमें चेतना होती है, अंतःक्रिया होती है और संगठन होता है। इस प्रकार की तीनों परिभाषा सांख्यिकी समूह में देखी जा सकती है। वहीं समदर ने बताया कि अंत समूह, बाह्य समूह की चर्चा की है। जिस समूह के हम सदस्य हैं अंत समूह, जिस समूह के सदस्य नहीं है वो बाह्य समूह। मिलर ने क्षैतिज समूह और लंबवत समूह। न्यूकॉम ने सकारात्मक समूह, जिस समूह के सदस्य बनना चाहते हैं सकारात्मक समूह, जिस समूह के सदस्य नहीं बनना चाहते नकारात्मक समूह। टोनी ने जेमिन सॉफ्ट और जैसल सॉफ्ट, जिसमें समुदाय जैसी विशेषता पाई जाती है, जैसे ग्रामीण हम की भावना ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। जैसल सॉफ्ट जिसमें औपचारिक संबंध पाया जाता है, जैसल सॉफ्ट की संज्ञा दी है, जैसे शहरी इलाके। रेडफील्ड ने लघु समुदाय और वृहत समुदाय के अलावा विशिष्ट तुच्छ सजातीय आत्मिक समूह की चर्चा की है। जॉर्ज रोसन ने असामाजिक समूह, समाज पक्षी, समाज विरोधी, आभासी समूह की चर्चा की है। असामाजिक समूह जिसमें साधु आ गए। समाज पक्षी जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, ये समाज पक्षी समूह होती है, समाज के लाभ के लिए कार्य करती है। समाज विरोधी इसमें आते हैं चोर, डाकू, जो समाज के विरोध के रूप में कार्य करते हैं। आभासी समूह जिसमें हम, जैसे कि आजकल हम इंटरनेट पर एक समूह बना लेते हैं, आभासी समूह। फीचर ने पारिवारिक समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, मनोरंजनात्मक और धार्मिक समूह चर्चा की है। ग्रीनडिश ने वियोजन और सम्मिश्रित समूह। वियोजन समूह से तात्पर्य है कि जिससे हम वियोजन समूह और सम्मिश्रित समूह की चर्चा की है। सोरोकिन ने सुपरिचित और संविदात्मक समूह की चर्चा की। वियोजन और सुपरिचित का अर्थ सुपरिचित और सम्मिश्रित समूह का अर्थ है कि जिस परिवार, नातेदारी आदि, और वियोजन और संविदात्मक समूह का अर्थ है कि ऑफिस जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कार्य करते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आगे जॉर्ज सिमेल ने एकात्मक, द्वैत और त्रितात्मक, जिनमें समूह की सदस्यों की संख्या 1 होती है, जिनमें समूह के सदस्य 2 और 3 समूह सदस्यों की संख्या त्रित समूह का है। पार्क ने प्रादेशिक समूह, गैर प्रादेशिक समूह। मर्टन ने सदस्यता समूह, असदस्यता समूह। पूले ने प्राथमिक समूह, अद्वितीय समूह। मर्डॉक ने रक्त के आधार पर, जिनमें हम रक्त के आधार पर प्राथमिक समूह में जुड़ते हैं। विवाह के आधार पर, जिनमें हम विवाह करने के बाद जुड़ते हैं, विवाह समूह। इन समूह के अलावा भी द्वितीय समूह की शब्दावलियों में स्व समूह केंद्रितता समदर ने बात की, इसको व्याख्या गिलिन ने की है। इन्होंने बताया कि वह समूह जो अपने समूह से स्वयं समूह केंद्रितता, अपने समूह के प्रति समर्पित होता है, अपने समूह के जिसको अपने समूह से ही रहना पसंद होता है, से समूह केंद्रितता की संज्ञा दी है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने समूह के प्रति समर्पित होता है, अपने समूह के प्रति केंद्र, अपने समूह उसको अच्छा लगता है, दूसरों का समूह अच्छा नहीं लगता, उसे समूह केंद्रितता कहते हैं। उप समूह का मर्टन ने दिया है। इन्होंने बताया कि
एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें कुछ व्यक्ति विशेष सदस्यों के कुछ अपने ही ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि मैत्री समूह, अपने मित्र मंडली, जिसमें कुछ पूरी कक्षा में कुछ लोगों के छोटे से ग्रुप होता है जिसमें वो मैत्री समूह उप समूह की चर्चा की है। स्व समूहद्रोही, जिसमें व्यक्ति अपने समूह के प्रति विद्रोह और दूसरे समूह के प्रति हितों की चर्चा करता है, उसे स्व समूहद्रोही मर्टन ने बताया है। समष्टि वॉनविच, वेबर और पार्सन्स ने इसकी चर्चा की है, जिसमें बताया कि व्यक्ति के बीच में संबंधों का निर्माण नहीं होता, लेकिन वे आपस में भावनाओं के आधार पर एक दूसरे को पहचान रखते हैं। जैसे कि हम भारतीय हैं, एक राष्ट्र का निर्माण, जैसे हमसे किसी पूछे कि हम कौन है तो हम भारतीय हैं, हम एक राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर हम समूह का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि हम हिंदू हैं। वहीं वर्ग में मर्टन ने सामाजिक वर्ग समूह की चर्चा की है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक क्रिया नहीं करता, लेकिन एक तरह से उनके बीच में अंतःक्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे आयु समूह, लिंग समूह मर्टन ने चर्चा की है। हित समूह मैक्लेनन ने दिया है, जिसमें व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों पर दबाव डालता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मैक्लेनन ने चर्चा की है। दबाव समूह, जिसमें व्यक्ति अपने मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालता है, इसकी चर्चा लिपसेट ने की है। अर्ध समूह बोटामोर ने बताए हैं। वहीं अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है, जैसे कि कई लेडीजें मिलकर किटी पार्टी ज्वाइन करती है, जैसे कि स्काउट ग्रुप के बॉयज आदि प्राथमिक समूह की चर्चा की, जिसमें प्राथमिक समूह के विकास के लिए ऐसे समूह बनाए जाते हैं जिसमें वो न तो प्राथमिक होता है न द्वितीयक का कार्य करता है। अर्ध प्राथमिक समूह की चर्चा जॉर्ज सी होमन्स ने की है। मैत्री समूह, जैसे कि मर्टन ने उप समूह की चर्चा की है, वैसे ही मैत्री समूह की चर्चा की है JL मैरोन ने। बीट समूह की चर्चा लेवान की बुक द क्राउड में की गई है। मैकडूगल अल्पोर ने की है। प्रस्थित समूह को चर्चा पेबर ने की है। उन्होंने बताया कि गुलाम जैसी स्थिति हो जाती है जिसमें उसके कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं होते, वो परिस्थिति समूह होता है। अनौपचारिक समूह की अवधारणा जॉर्ज पियर ने की है, जिसमें कोई औपचारिक जैसी क्रियाएं नहीं होती, अनौपचारिक धारणा। इस प्रकार हमारा कई हद तक हमने उप समूह की चर्चा की है। इसमें भी कई शब्दावलियाँ छूटने का हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने अनुसार इस टॉपिक को पूर्ण कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।